हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज को। आज हम करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर मानव जनन। यहाँ पे हम एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से कवर कर रहे हैं, साथ में हम उन पॉइंटों को भी डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। सबसे पहला पॉइंट है, ये तो सभी को पता है कि मानव क्या है। मानव लैंगिक जनन करता है, लैंगिक रूप से जनन करता है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मानव क्या है, सजीव, पिर्जक या जरायुज प्राणी है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कुछ प्राणी अंडे देते हैं, उसके बाद अंडों से बच्चे पैदा होते हैं। कुछ प्राणी डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं उन्हीं हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जरायुज प्राणी। उसके बाद यहाँ पे बस ये बता रखा है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन होगा। फिर उसके बाद शुक्राणु का स्थानांतरण होगा, वीर्यसेचन होगा। उसके बाद संलयन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा। फिर युग्मनज बनने के बाद कौरक कुटी बनेगी। फिर उसके बाद उसका परिवर्धन होगा। फिर उसके बाद गर्भाशय की दीवार पे चिपक के अंतरोपण होगा। फिर भ्रूणीय परिवर्तन होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। फिर शिशु का जन्म होगा, प्रसव होगा। ये बता रखा है कि ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो, पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पे क्या उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, उसमें वृद्ध पुरुष में भी, लेकिन स्त्री में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना है ये पॉइंट कि इसमें कितनी आयु तक, 50 वर्ष की आयु के बाद नहीं बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पुरुष जनन तंत्र को। सबसे पहले यहाँ पे बार बार दो नाम आएंगे, उसे आप समझ लो। ये मैंने ऐसी डायग्राम बना रखा है आपको समझाने के लिए बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाला भाग, ये मैंने चित्र बनाया है मानव का स्टाइलिश। तो यहाँ पे ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है बक्षीय भाग। उसके नीचे जो आता है वो होता है उदर भाग, और ये नीचे जो आता है ये वाला, इसे बोलते हैं श्रोणि भाग। ये तीनों भाग आपको पता होने चाहिए, तभी समझ में आएगा। अगर देखें तो हम नर जनन तंत्र कहाँ पे होता है? श्रोणि क्षेत्र में होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। अब देखो क्या है, पहले हम नर जनन तंत्र को देख लें कैसा होता है। देखो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो वृषण है, इसे वृषण बोलते हैं, 1 2। उसके बाद वृषणों से नलियां जा रही हैं, इनको बोलते हैं सहायक नलियां। उसके बाद यहाँ पे शुक्राशय है, जिसमें शुक्राणु आके इकट्ठे होते हैं, और उसके नीचे आपको एक प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रही है, जिसे पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद इसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पेनिस दिख रहा है। ठीक है, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या, नर जनन तंत्र को। अब ये इंटरनल संरचना हम बात को देखने वाले हैं, पहले आप इसको मोटा मोटा समझ लो क्या क्या इसमें होता है। तो क्या क्या होता है देखो, अब हम समझते हैं। इसमें आपने देख लिया क्या क्या होता है। नर जनन तंत्र में अगर देखें तो दो वृषण होते हैं, और वृषणों के बाद जो नलियां दिख रही थी, दोनों वृषणों से जा रही थी शुक्राशय में, या फिर आगे भी जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सहायक नलिकाएं बोलते हैं। और जो ग्रंथि हमने देखी थी, वो कितनी होती है, 3 ग्रंथियां होती है। शुक्राशय 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होती है, वल्बो यूरेथ्रल कितनी होती है, 2 होती है, और बाह्य जनन इंद्रियों में पेनिस आता है। तो ये सिस्टम होता है, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, नर जनन तंत्र को, जैसे आपने यहाँ पे देखा है, ये मिलकर बनाते हैं इसको। क्लियर? अब हम इसकी संरचनाओं को आगे पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझ लो, लाइनों में वही लिखा है जो हम पॉइंट समझेंगे। तो ये हमने पॉइंट समझ लिए, ये लाइनों में डायग्राम में दे रखा है, और ये लाइनों में लिखा होगा। अब यहाँ पे आपने देख लिया, कहाँ था ये, श्रोणि क्षेत्र में था। इसके अंतर्गत क्या है, एक जोड़ा वृषण हमने देख लिया, एक जोड़ा वृषण होते हैं। सहायक क्या होती है, सहायक नलिकाएं होती है।
तो ये भी हमने देख लिया क्या होती है, सहायक नलिकाएं, डायग्राम से भी देख लिया सहायक नलिकाएं होती हैं। और उसने बोला है कि एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। वैसे ये बोलता है एक जोड़ी ग्रंथियां, लेकिन ग्रंथियां तो एक जोड़ी से ज्यादा है, क्योंकि दो ग्रंथियां, एक जोड़ा तो किसका है, लेकिन ज्यादा है इसने, लेकिन एक ही बोला है, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसने एक जोड़ा बोला है, अंदर देखें तो ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद ये समझ आ गया। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके विषण की संरचना को देखेंगे, फिर नलियों की संरचनाओं को देखेंगे, एकदम क्रम से सीक्वेंस से देखेंगे किस किस तरह से संरचना होती है। हमने मोटा मोटा समझ लिया, अब हम इंटरनल को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें विषण की, तो विषण इस तरह से गोल होता है, और इसमें आपको ये जो बनाए हैं मैंने, इसको बोलते हैं कक्ष। कक्ष का मीन जानते हो, कमरा। कमरा कैसा होता है, अंदर से खाली होता है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं विषण कक्ष। तो विषण में बहुत सारे कक्ष होते हैं, 250 कक्ष होते हैं। कक्ष के अंदर जो होती है नलियां होती है, नलियां तो सभी जानते हैं नलियां किस तरह की होती है। तो उसमें नलियां होती हैं, तो किसी कक्ष में एक नली हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। तो इस तरह से इनके अंदर नलियां होती हैं, और इसके विषण के चारों तरफ एक आवरण चढ़ा होता है। विषण के चारों तरफ एक आवरण चढ़ा होता है, यही यहाँ पे लाइन में दे रखा है। क्या ये तो हो गया। अब देखो शरीर में विषण कहाँ पे होते हैं, ध्यान रखना, ये उदर गुहा में, इसीलिए मैंने क्षेत्र बताए थे, वो बार बार आएगा। उदर गुहा में किस में होते हैं, थैली में होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विषण कोष बोलते हैं। इनका तापमान क्या होता है, ये ध्यान रखना है, 2 से 2.5 डिग्री हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। क्यों होता है कम, उसका रीजन भी देख रहा है, शुक्र जनन इसी टेम्परेचर पे होता है। फिर उसके बाद इसकी लंबाई याद रखनी है, 4 से 5 सेमी होती है। चौड़ाई याद रखनी है, 2 से 3 सेमी होती है। और ये क्या होता है, 2 सेमी होती है। विषण सघन आवरण से ढका होता है, वो हमने देख लिया, सघन आवरण से ढका होता है। और क्या होता है, प्रत्येक विषण में क्या होती है, देखो उसने बोला 250 कक्ष होते हैं, हमने देखा था 250 कक्ष होते हैं, 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, विषण पालिका कहते हैं। तो यहाँ तक डायग्राम से समझ लिया, और ये लाइनों में लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना है, लंबाई चौड़ाई ध्यान रखनी है, कितने कक्ष होते हैं, कितनी पालियां होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे क्या है, अब हम समझने वाले हैं इन नलियों की संरचना। इन नलियों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको, उसने देखो ये तो हमने समझ लिया, प्रत्येक विषण पाली के अंदर 1 से 3, कितनी, 1 से 3 क्या होती है, अतिकुंडित नलियां होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, शुक्र जनक नलिकाएं कहते हैं। शुक्र का मतलब शुक्राणु, और जनक का मतलब जन्म देने वाली। तो इसका मीन्स इन नलिकाओं से शुक्राणु का जन्म होने वाला है। हम इनकी संरचनाएं देखें तो एनसीईआरटी में कुछ अलग से दिखा रखा है, आप दोनों को मैच करके एक मैंने बनाया है, तब समझ में आएगा। एनसीईआरटी में इनका कुछ इस तरह से डायग्राम दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझ नहीं पाएंगे कैसे बनाया, ये ऐसे बनाया है। अब मैं समझाता हूँ इसको। ये देखो, ये नलिया क्या है, नलिया है, ये हमने मान लिया क्या है, ये है, ये है यहाँ पे मान लिया, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है विषण, विषण पाली है ये। विषण पाली के अंदर इस तरह से नलियां हैं, इस तरह से नलियां एनसीईआरटी में कैसे दिखाया, जैसे ये नलियां हैं तो इसको काट दिया, और काटने के बाद सामने से देख रहे हैं, जैसे ये नलियां इस तरह से, इनको काटा और काटने के बाद इस तरह से सामने से देख रहे हैं, तो ये नलियां इस तरह से होती है। अब नलियों में देखो क्या होता है, नलियों में कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे कोशिकाएं दिख रही हैं, और आपको यहाँ पे कोशिकाएं दिख रही हैं, अलग कलर से दिखाई है। ये जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं सर्टोली कोशिका, और इनको बोलते हैं नरजर्म कोशिका। और इन कोशिकाओं के बीच में एक अवकाश दिख रहा है, खाली जगह दिख रही है, खाली जगह दिख रही है, ठीक है। इनको, इसको क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश बोलते हैं। और इसमें जो कोशिका बना रखी है उन्हें बोलते हैं हम अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो ये संरचना किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुक्राणु का जो विषण, सॉरी मानव का जो विषण होता है, विषण के अंदर जो नलियां होती हैं, तो नलियों की संरचना कैसी होती है, तो उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। तो आपने देख लिया क्या होती है, एक कक्ष में कितनी, 1 से 3 क्या होती है, नलियां होती है। नलियों की संरचना इस तरह से होती है। तो नलियों में कितना होती है, नलियों के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सीधी सी बात है, नरजर्म कोशिका और
सर्टोली कोशिका और इसकी नलियों के बीच में गैप जो होता है उसमें अंतरालीय लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आगे लाइन में लिख रखा है। देखो क्या बोला है उसे, 1 से 3 कौन सी होती है, शुक्रजनक नालिकाएं। शुक्रजनक नालिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नालिका के भीतरी भाग में, देखो बोल रहा है ना भीतर वाले भाग में, क्योंकि बाहर वाला भाग है, भीतरी भाग में कितनी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी हमने देख लिया, कौन कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका और नर्जर्म कोशिका होती है। अब इसको ही हम आगे देखने वाले हैं। पैसेज में ये लिखा है जो यहाँ पे हमने समझा था, यही लिखा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 2 तरह की कोशिका थी, कौन सी, नरजर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। अब नरजर्म कोशिका क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाती हैं, फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और जबकि सर्टोली कोशिकाएं नरजर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्र जनक नालिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एंड्रोजन नामक हार्मोन्स संश्लेषित व स्वरित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो क्या करती हैं, प्रतिरक्षात्मक कार्य करती हैं। हमने समझा था ना, अंदर की तरफ 2 कोशिकाएं थी, सर्टोली कोशिका और नरजर्म कोशिका। नरजर्म कोशिका शुक्राणु बनाती, सर्टोली कोशिका उनको पोषण देती है। बीच में गैप देखा था, गैप में क्या थी, उसे अंतराली अवकाश बोल लेते, तो उन्हें उसके अंदर जो कोशिका पाई जा रही थी उन्हें अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका बोलते हैं, जो पुंजन हार्मोन्स निकालते हैं। यहाँ पे इंपोर्टेंट है सब, इनके वर्क याद रखने की, इसका काम क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, सहायक नलिकाओं का, बहुत बार पूछा गया, याद रखना। होता कैसे, देखो पुरुष में लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आता है, वृषण जालिकाएं आती हैं, शुक्र वाहक। ऐसे समझ नहीं आएगा, अब आपको देखना है इसको। यहाँ पे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, क्या पहले क्या आएगा, वृषण पालियां। वृषण पालियों के अंदर नलिकाएं होंगी। फिर क्या होगा, नलिकाएं किसमें खुलेंगी, वृषण जालिकाओं में। वृषण जालिका के बाद ये जो दिख रहे हैं आपको शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका के बाद शुक्र वाहिका और शुक्र वाहिका के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, अधिवेशन। और अधिवेशन के बाद ये देखो यहाँ पे नली जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। और शुक्रवाहक जाके यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने क्या किया, ये शुक्राशय की जो नली है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, ये आई, यहाँ पे नली आई, इसने शुक्राशय की नली के साथ मिलकर क्या बनाई, स्खलनीय वाहिनी बनाई। और स्खलनीय वाहिनी गाय में खुल गई, भाई ये खुल गई, कहाँ पे गया, मूत्र मार्ग में खुल गई। ये है इसका सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद रखना कि ये सीक्वेंस कहाँ से कहाँ पे जाता है, किस तरह से जाता है, कई बार पूछा गया है। ये तो हो गया अपना ये हो गया, यहाँ पे कार्य करती है। और इसके अंतर्गत आप देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, पुरुष के आ गया यहाँ पे, देखो अंतर्गत वृषण जालिकाएं पहला था, फिर क्या था, उसके बाद शुक्र वाहिकाएं थी, फिर उसके बाद अधिवेशन, उसके बाद शुक्र वाहक। ये क्रम जरूर याद रखना है, शुक्र वाहक और शुक्र वाहक के बाद होते हैं। और वृषण की शुक्र नालिकाएं वृषण नालिकाओं के माध्यम से कहाँ पे, शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। उसके बाद शुक्र वाहिका वृषण से चलकर किसमें खुलती है, अधिवेशन में खुलती है। और फिर जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है, यह अधिवेशन शुक्र वाहक की ओर बढ़ते हुए उदर क्षेत्र में ऊपर की ओर जाती है, मूत्राशय के ऊपर एक लूप बना लेती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी के रूप में खुलती है। ये तो था ना, दोनों मिलकर स्खलन वाहिनी बनाई थी। तो ये आपको सीक्वेंस यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बस इंपोर्टेंट है किसमें कौन नली खुल रही है, आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद देखो क्या होगा, क्या स्खलन वाहिनी के रूप में खुलती है और ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के श्वसन के माध्यम से गुजरता है, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं।
तो ये आपको समझ आया होगा, मूत्राशय मुख कहते हैं। यह हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे बचा छोटा सा पार्ट इसका, इन ग्रंथियों के कार्य। ये याद रखने हैं आपको। क्या श्वसन पुरुष की बाहरी क्या होती है, बाहरी जननेंद्रिया है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। श्वसन के उद्घर्षण, उत्थान, इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन को सुगम बनाता है। श्वसन का अंतिम वर्धित भाग श्वसन मुंड कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, अग्रार्चक कहते हैं। अभी आता है यहाँ पे इंपोर्टेंट 2-4 पॉइंट, इसे याद रखना है। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा क्या होता है, शुक्राशय हमने देखा था, एक पुरुष ग्रंथि थी, और क्या था, एक जोड़ा वल्बो यूरोथल ग्रंथियां शामिल थी। उसमें तीन ग्रंथियां। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, शुक्र प्लाज्मा बनाती है तीनों। और क्या क्या होता है उसमें, फ्रक्टोज, मोस्टली ये याद रखना, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ किडबिक मतलब पाचक एंजाइम से भरपूर होता है। और वल्बो यूरोथ्रिन ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान श्वसन में इसने प्रदान करने में भी सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा नर जनन तंत्र। अब हम समझने वाले हैं स्त्री जनन तंत्र को। स्त्री जनन तंत्र को समझने वाले हैं। स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या होता है, तो स्त्री जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं, 2 अंडवाहिनी होती है, एक गर्भाशय होता है, एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, एक योनि होती है, बाह्य जननेंद्रिया होती है। अब हम देखेंगे इसको डायग्राम से। तो यहाँ पे डायग्राम अगर इसका कर लिया तो लाइनें तो खुद ही हो जाएंगी। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक और एक, 2 अंडाशय हैं। अंडाशय से जो ये नली जा रही है, ये जो नली जा रही है, इनको क्या बोलते हैं हम, अंडवाहिनी या फैलोपियन नली बोलते हैं। इसमें इस अंडवाहिनी फैलोपियन नली में कितने भाग होते हैं, तो ये इसके तीनों मिलाकर इसको बनाते हैं, 3 इसके भाग होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे गर्भाशय बुंद या फंडस ये होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है गर्भाशय और ये है इसकी गर्भाशय की गुहा। उसके नीचे अगर देखें तो इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। और यहाँ पे जो नली है ये गर्भाशय नाल होती है और आगे ये योनि होती है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं स्त्री जनन तंत्र। अब स्त्री जनन तंत्र में यहाँ पे गर्भाशय में भी आपको देखनी है कि 3 लेयर होती है। गर्भाशय में 3 लेयर होती है। एक सबसे अंदर लेयर होती है, उसे बोलते हैं गर्भाशय अंत स्तर। उसके बाद मिडिल में जो होती है गर्भाशय पेशी स्तर, और सबसे बाहर परी गर्भाशय। तो इतने पार्ट्स होते हैं स्त्री जनन तंत्र के अंदर। अब ये हमने यहाँ पे डायग्राम से भी देख लिया और ये हमने यहाँ पे ये देख भी लिया। अब यहाँ पे देखो यही लिख रखा है उसने, यहाँ पे कुछ अलग बात थोड़ी है। एक जोड़ा अंडाशय है, उसमें साथ साथ एक जोड़ा क्या है, अंडवाहिनी। इसको क्या बोलते हैं, हमें पता है अंडवाहिनी बोलते हैं, इसको फैलोपियन नली भी बोलते हैं। एक गर्भाशय देखा हमने, एक गर्भाशय ग्रीवा देखी हमने, और एक योनि देखी, बाह्य जननेंद्रिय देखी, और ये इसमें होता है। उसके साथ ये तो सब नॉर्मली जानते हैं कि इनमें स्तन ग्रंथियां भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जोड़ा क्या होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये लाइन ध्यान रखनी है, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती हैं। संरचनात्मक का मीन्स संरचना रूप से भी ये जुड़ी होती है एक दूसरे से, और कार्य में भी एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। मीन्स ये तंत्र स्तन ग्रंथियों से संरचनात्मक मीन्स संरचना में भी जुड़ा होता है, और क्रियात्मक मीन्स कार्य के रूप से भी जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है। आगे हम देखें देखो यहाँ पे जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है। देखो ये अंड उत्सर्जन में भी, किसमें, अंड उत्सर्जन, निषेचन और सगर्भता, शिशु जन्म, शिशु की देखभाल प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। मीन्स ये स्तन ग्रंथियां इन सब में सहायता करती है। अब देखो क्या है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अंडाणु उत्पन्न होते हैं, या हम ऐसे बोलें कि जिसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक अंग, और बाकी जो जनन तंत्र में अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं सहायक अंग। तो यहाँ पे अब हम बात करें, देखो यही दे रखा है उसमें, अंडाशय स्त्री के
प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग ही बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, युग्मक उत्पन्न होते हैं, स्त्री अंडाणु उत्पन्न होता है, कई स्टेरॉइड हार्मोन्स भी उत्पन्न करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई, ये ध्यान रखनी है, अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है, 2 से 4 सेमी होती है, आपको याद रखना है। और ये श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। अब अंडाशय का एनसीईआरटी में चित्र नहीं दे रखा, तो अंडाशय कुछ इस तरह का होता है। बाहर की लेयर को बोलते हैं जर्म उपकला, उसके बाद इसके अंदर जो होता है उसे बोलते हैं परिधीय बलकुट, और मिडिल में जो होता है उसे बोलते हैं आंतरिक मध्यांश। अगर हम देखें प्रत्येक अंडाशय क्या होता है, एक पतली उपकला से एपिथेलियम, अंडाशय पे उपकला तो होगी, सीधी सी बात है, इसके बाहर जैसे उस पे थी, विषण पे थी, तो उसे क्या बोलते हैं, एक पतली उपकला होती है, एपिथेलियम से ढका होता है। अंडाशय पीठिका से जुड़ा होता है, पीठिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय बलकुट और एक आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। ऐसे समझ नहीं आता, आपको देख के समझ आ जाएगा। अब आता है अंडवाहिनी, जो डिंब वाहिनी जो होती है, नली जो देखी थी हमने, कौन सी नली, हमने ये वाली नली जो देखी थी, अंडवाहिनी डिंब वाहिनी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या क्या है इसमें। ये हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, अंडवाहिनी की बात करें, अब अंडवाहिनी फैलोपियन नली भी बोलते हैं, नलिका भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि मिलकर सहायक नलिकाएं बनाती है, सहायक नलिकाएं हैं। अब प्रत्येक डिंब वाहिनी नली की लंबाई आपको याद रखनी है, 10 से 12 सेमी होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से लेकर गर्भाशय तक जाती है, ये देख लिया था, परिधि से लेकर इस साइड से गर्भाशय तक जा रही थी। अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, देखा था हमने, जैसे कीपक बोलते हैं, कीप के आकार का था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, कीपक बोल रहे थे। देखो ये सब आपको जो डायग्राम में है ना वही लिखा है लाइनों में, डायग्राम अच्छे से देख लिए, सब लाइनें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इजी पॉइंट है, जो दे रखा डायग्राम में वही लिख रखा है। देखो यहाँ पे कीपक कहते हैं इसको, और कीपक कहा जाता है, इस कीपक के किनारों पर अंगुली सदृश क्या होते हैं, फिर छेद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। ये क्या होता है, अंडोत्सर्जन के दौरान क्या करते हैं, उसमें ग्रहण करने में उनकी सहायक होते हैं। और कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी में कि एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और उसके बाद अंडवाहिनी का अंतिम सिरा क्या, संकीर्ण पर स्थमस होता है, जो वहां पे दे रखा था वो यहाँ पे लिख रखा है। देखो ये गर्भाशय क्या होगा, ये हो गया, स्थमस में एक संक्रिय अपकाशिका ल्यूमेंस होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है, लास्ट में जाके वो गर्भाशय में जुड़ गया था। तो जो यहाँ पे दिख रखा है वो ये देखो, यहाँ पे यही तो था, इस तरह से ये हो गया, झालर हो गई, कीपक हो गया, एम्पुला तुम्बिका हो गया, संकीर्ण पर देखो गर्भाशय को जोड़ लिया ना, यहाँ पे यही उसने बोला था, डायग्राम जिसने अच्छे से देख लिया काम हो गया। ये लाइन है सब वही बोला है उसने। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, गर्भाशय कैसा होता है, गर्भाशय देखा था आपने सबने, एक ही होता है, बच्चेदानी भी कहते हैं इसको। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, उल्टी नाशपाती की तरह होता है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती की तरह होता है, ये हो गया। और नाशपाती के आकार का जैसा होता है, श्रोणि भित्ति से स्नायु से जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा योनि में खुलती है, ये देखा था अभी हमने, योनि में खुलती है। और ग्रीवा गुहा को ग्रीवा नाल बोलते हैं, गुहा का मतलब जानते हो, खाली जगह, नाल बोलते हैं उसको। और जो योनि के साथ मिलकर वर्तनाल संरचना की रचना करती है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि ग्रीवा गुहा को ग्रीवा क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा नाल और योनि, क्या ग्रीवा नाल और योनि मिलकर क्या बनाते हैं, वर्त कैनाल बनाते हैं, जन्म नाल बनाते हैं। अब देखो वही आगे बात आ गई, उसके स्तर की, कितने स्तर थे, गर्भाशय भित्ति 3 परतों से बनी होती है, देखो कौन सी थी, बाह्य और मध्य थी ये, और ये आंतरिक थी, वही बताया, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे संरचना दे रखी है, यहाँ पे संरचना दे रखी है योनि की। तो योनि की संरचना क्या है, एनसीईआरटी में तो कुछ खास नहीं थी, वो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सिंपल में समझाने की आपको कोशिश की है। एक बड़ा फोल्ड होता है, और उसके बाद एक छोटा फोल्ड होता है, और ऊपर ये जगह होती है, और इस पे क्या होते हैं, सघन बाल होते हैं,
और उसके बाद छोटे फोल्ड और बड़े फोल्ड, जो फोल्ड होता है इस तरह से, इनको इनके बीच में एक संरचना मिलती है और यहाँ पे ये दो छिद्र मिलते हैं। और ये जो योनि छिद्र होता है एक लेयर से ढका होता है। अब देखो इनको क्या बोलते हैं, बड़े वाले फोल्ड को बोलते हैं बृहद भगोष्ठ, छोटे वाले फोल्ड को बोलते हैं लघु भगोष्ठ, और यहाँ पे इन दोनों को जो जोड़ती है संरचना उसको उसे बोलते हैं वक्सेल। और ऊपर जो होता है ये ऊतकों से बना होता है, वसा से बना होता है, इसे होता है जंगन सेल बोलते हैं। और इस पे जो ढका होता है आवरण, एक झिल्ली ढकी होती है, उसे हाई मैन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल का टोटल कुछ नहीं है, बस उसकी संरचना यहाँ पे लिखी हुई है। ये तो आप पढ़ सकते हो। देखो देखो यहाँ पे दे रखा है ना, अंतर्गत क्या है, जंगन सेल है, और बृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है, योनिदाक्षक, मतलब उस पे जो ढका होता है वक्सेल, ये होता है, यही बोला है। जंगन सेल बसा ऊतकों का बना होता है, ये फोल्ड होते हैं, इस तरह से इसने बताया हुआ है। सिंपल है, यहाँ पे कोई ज्यादा हार्ड चीज है नहीं। अब देखो ये इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा और बड़ा अजीब सा लगता है इसे पढ़ते हुए पैसेज को, लेकिन बिल्कुल इजी लगेगा। आप देखो, आप क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे जो होते हैं, ये क्या होते हैं, स्तन जो होते हैं। अब ये इनकी संरचना कैसी होती है, तो उसने क्या बोला है, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण होता है। स्तन ग्रंथियां युग्म, ये स्तन ग्रंथि क्या होती है, युग्म संरचना है, मतलब जोड़े में होती है, दो होती है, जिनमें ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल का मतलब होता है जो ग्रंथि की तरह काम करते हैं। ग्रंथि क्या होती है, कुछ ना कुछ स्राव निकालती हैं। तो ग्रंथिल ऊतक तथा विभिन्न मात्रा में बसा होता है इसमें। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक कितनी, 15 से 20 स्तन पालियों से बना में विभक्त होता है, मीन्स उसमें बटा होता है। अब देखो क्या है, आगे वाला हम समझने वाले। अब पालियों से समझेंगे तो एक ग्रंथिल ऊतक में क्या है, 15 से 20 पालियां हैं, पालियां हैं। अब हम समझेंगे, देखो एक ग्रंथिल ऊतक, मैंने दो ही बनाई है, एक हमारे पास ग्रंथिल ऊतक है, उसमें क्या है 15 से 20 पालियां हैं, मैंने दो पालियां बनाई है। अब देखो ये हो गई पालियां, पालियों के अंदर होती है, ये बोला है ना 15 से 20 क्या हो गई, स्तन पालियां हो गई, स्तन पालियां हो गई, ठीक है। उसके अंदर, उसके अंदर होती है, ये देखो ये आपको दिख रही है, और इसके अंदर क्या दिख रही है, कोशिकाएं दिख रही है, तो इनको बोलते हैं कूपिका। पालियां, पालियों के अंदर कूपिका, और कूपिका के अंदर आपको कोशिकाएं दिख रही है, तो इन्हें बोलते हैं कूपिका कोशिका। तो यहाँ पे ये इसने बोला है, इस तरह से बोल दिया। अब देखो कार्य कैसा होता है इसका, और ये वाहिनियां कैसे बनती हैं, ये याद करने में दिक्कत भी आती है। यहाँ पे देखो कूपिका से नलियां निकल रही है, कूपिका से नलियां निकल रही है ना। अब यहाँ पे समझो, ये कूपिका कोशिका है, इनसे दुग्ध स्रावित होगा, तो ये अब काशिका में खाली जगह में आएगा, यहाँ पे खाली जगह में आएगा, और यहाँ से निकल रही है नली, तो उससे उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो यही लिखा है उसने। अब मैं समझाता हूँ आपको, कूपिकाओं की कोशिकाओं के कूपिका, कूपिका की कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं ना, कूपिका कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, कूपिकाओं की कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। इसका मतलब कहने का सिंपल भाषा में ये है कि कूपिका कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है उसे कूपिका कहते हैं। ये हो गया जो कूपिकाओं की में गुहा में एकत्र होता है। यहाँ पे हो गया कूपिकाओं, कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, कूपिका कहते हैं। और कूपिका की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिका की गुहा में एकत्रित होता है। कूपिका कोशिका इनसे दुग्ध स्रावित होगा, तो यहाँ पे इसकी गुहा में एकत्रित होगा, इकट्ठा होता है। कूपिका स्तन नालियों में खुलती है। देखो स्तन जो ये नलिकाएं हैं, यहाँ पे ये है, कूपिकाएं किसमें खुल रही है, स्तन नलिकाओं में खुल रही है। किसमें, कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं, इनको स्तन नलिका बोलते हैं। आगे ये नलिकाएं किसमें खुल रही हैं, इनको बोलते हैं स्तन वाहिनी। तो उसने आगे बोला है ये क्या बोल, ये इसमें किसमें खुलती हैं, स्तन वाहिनी में खुलती हैं। और स्तन वाहिनी आगे चल के कई स्तन वाहिनी, मैंने तो दो ही बनाई है, किसमें खुलती है, तुम्बिका में खुलती है। तो उसने बोला है क्या, आगे कई मिलकर क्या किसमें खुलती है, तुम्बिका बनाती हैं। और तुम्बिका किसमें खुल रही है, दुग्ध वाहिनी में खुल रही है, ये दे रखा है। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे लिख रखा है। क्या, पालियां, पालियों के अंदर कूपिकाएं, कूपिकाओं के अंदर कूपिका कोशिकाएं, और उसमें क्या होगा, कूपिका कोशिका में गुहा होगी जहां पर स्रावित होगा। उसके बाद उससे नलियां निकलेंगी कूपिकाओं से, उन्हें क्या बोलते हैं, स्तन नलिका, स्तन स्तन वाहिनी बोलते हैं, स्तन नलिका बोलते हैं। और उसके बाद स्तन नलिका मिलकर क्या बनाएगी, स्तन वाहिनी बनाएगी, और स्तन वाहिनी मिलकर तुम्बिका, तुम्बिका मिलकर
दुग्ध वाहिनी बनाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आप चलते हैं हम युग्मक जनन पे। युग्मक जनन, अब देखो प्राथमिक लैंगिक अंग जिसमें युग्म बनते हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या पुरुषों में वृषण होते हैं, स्त्रियों में अंडाशय होता है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है। अब पुरुषों में क्या बनता है, पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं और मादा में क्या बनते हैं, मादा में बनते हैं भाई, मादा में क्या बनते हैं, मादा में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहाँ पे बड़ा ऑड सा लगता है, बिल्कुल मैंने सिंपल में बताया। बिल्कुल सिंपल में क्या होता है, नरजन्म कोशिकाएं अपरिपक्व होती है। जब नरजन्म कोशिका अपरिपक्व होती है, परिपक्व नहीं होती, तो लगातार ये समसूत्री विभाजन करती हैं और लगातार समसूत्री विभाजन करके कोशिकाएं बनाती रहती हैं। नरजन्म कोशिकाओं से अगली नरजन्म कोशिका बनती रहेंगी। लेकिन इसमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर लेती हैं। परिपक्व का मतलब क्या होता है, विभाजन हुआ, कोशिकाएं बनी, कोशिकाओं ने वृद्धि की, फिर उसके बाद परिपक्व होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती है, नरजन्म कोशिका अपरिपक्व जो होती है, वो लगातार समसूत्री विभाजन करती रहती हैं। इनसे आगे चल के कोशिकाएं बनती रहती हैं। लेकिन इसी में से जैसे मान लो ये नरजन्म कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन किया, दो कोशिकाएं बनी, तो इसमें एक तो परिपक्व नहीं हुई, इसने तो आगे समसूत्री विभाजन करके और कोशिकाएं बनाई, लेकिन एक कोशिका इसमें से वृद्धि करके आगे वृद्धि कर ली उसने। क्लियर? तो ये समझ आ गया। जैसे एक से लिया है, ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। तो एक हमने क्या ली, नरजन्म कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका ली, उसने समसूत्री विभाजन किया। विभाजन करने के बाद मान लो कि इससे दो कोशिकाएं तो बनेंगी, दो कोशिकाएं बनी, तो इस कोशिका ने तो वृद्धि कर ली आगे, इस कोशिका ने वृद्धि नहीं की, इसने लगातार समसूत्री विभाजन करके और नरजन्म कोशिका बनाती रही। तो अब समझो यहाँ पे, नरजन्म कोशिका इसने वृद्धि की, जिसने वृद्धि कर ली, अब जिसने वृद्धि नहीं की उसको तो क्या बोलोगे आप, नरजन्म कोशिका ही बोलोगे। जिसने वृद्धि कर ली उसे बोलते हैं हम क्या, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, फिर इन दो कोशिका में अर्धसूत्री सेकंड हुआ। आपको ये तो पता होगा, नहीं पता तो समझ लो कि अर्धसूत्री विभाजन दो स्टेप में होता है। पहला, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाएं बनती हैं, तो पहला स्टेप में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक से दो बन जाती है, फिर दूसरा जो होता है दूसरे स्टेप में उसमें दो से चार बन जाती है। तो पहला हुआ तो दो बनी, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार बनी, तो इनको बोलते हैं शुक्राणु पिड़सू। फिर इनमें रूपांतरण हो जाता है, फिर बन जाते हैं शुक्राणु। तो ऐसे समझना आप कि जो नरजन्म कोशिका होती है तो उसमें कुछ कोशिकाएं तो लगातार समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं, लेकिन उसी में से कुछ वृद्धि कर लेती हैं जो आगे चल के शुक्राणु बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यही आगे चल के देखो बना रही है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनी, फिर इन्हीं में सेकंड हुआ, शुक्राणु पिड़सू बने, फिर इसी के बाद शुक्राणु बन जाते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पे यही लिख रखा है, इसमें बड़ा अजीब सा लिख रखा है, लेकिन इससे आप ध्यान रखना। देखो कुछ शुक्राणुजन कोशिकाओं में ये तो दे रखा है कौन सी करती है, शुक्राणुजन बनाती है, और शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या क्या करती है, वृद्धि करती रहती है। उसने देखो ये लिखा, कुछ शुक्राणुजन समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन सूत्रण होता है जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। कब हुआ होगा, इन शुक्राणुजन कोशिकाओं ने वृद्धि कर ली होगी, वृद्धि करने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। जब इनमें फर्स्ट हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन तो जो बनेगी ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोलते हैं इनको। फिर आगे चल के ये किसमें, एक सेकंड वाला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बन जाएंगे, शुक्राणु पिड़सू बन जाएंगे। फिर आगे चल के इनमें रूपांतरण हो जाएगा, केवल रूप बदलेगा। कहने का मीन देखो ये गोल थे, इनका रूप बदल गया, शुक्राणु कैसा होता है, ये गोल होते हैं, फिर रूपांतरण हो जाएगा तो शुक्राणु बन जाएंगे। ये लिख रखा है इस पैसेज में, वैसे बड़ा ऑड है लेकिन आप ऐसे समझें। अब बात आती है इस पैसेज की, होता क्या, देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में होता है, हाइपोथैलेमस से यौवन अवस्था में क्या आता है, GnRH आता है। GnRH क्या होता है, GnRH अग्रपीयूष ग्रंथि पे जाता है और अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलवाता है, LH और FSH। LH किस पे काम करता है, लीडिंग कोशिकाओं पे काम करता है, और लीडिंग कोशिकाएं क्या निकालती हैं,
एंड्रोजन हार्मोन्स निकालती हैं, और एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पे काम करता है, और इस सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है भोजन बनाना, जैसे आप समझ चुके हैं पहले। यहाँ पे यही लिखा है, देखो उसने यही लिखा है, शुक्राणुजनन प्रक्रिया किस और अवस्था से आरंभ होती है, इसमें क्या होता है देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म है जीएनआरएच, किस तरह में वृद्धि हो जाती है, यदि आपको याद होगा ये क्या क्षेत्र का हार्मोन से, मतलब ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि होने के कारण अक्यूज ग्रंथि से पे कार्य करता है ये, और फिर क्या करता है, दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पीतपिंडक एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच बोलते हैं इसको, पुटिकोद्दीपित हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच बोलते हैं इसको, स्राव को क्या करता है, उद्दीपित करता है, एलएच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, पुजन हार्मोन्स एंड्रोजन हार्मोन संश्लेषण और इसके श्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बाद क्या होता है, बदले में पुजन शुक्राणु की प्रक्रिया को क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं, मतलब शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया को करते हैं, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन्स का काम होता है क्या, ये क्या होगा, एंड्रोजन हार्मोन्स जाएगा कहाँ पे जाएगा, नरजन कोशिकाओं पे जाएगा, नरजन कोशिकाओं से बोलेगा कि बनाओ आप शुक्राणु, ठीक है, तो शुक्राणु जन्म में कार्य करता है। और एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, वो कुछ घटकों के स्राव को उद्दीपित करता है, मतलब सर्टोली कोशिका तो भोजन ही बनाती है, पोषण ही देती है, उद्दीपित करता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, सहायता तो करेंगे क्योंकि इनमें भोजन बनता है और शुक्राणु भोजन खाते हैं तो सहायता करते हैं। तो ये था सिंपल सा फंडा, यहाँ पे बस ये बताए तो आपको ये लाइनें तो पता ही है। आगे अब बात करने वाले हैं शुक्राणु की संरचना की, बड़ा सिंपल है, समझ के पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। शुक्राणु की संरचना देखो, ये शुक्राणु की संरचना दिख रही है आपको, इस पे एक झिल्ली पड़ी हुई है, उसे जीव द्रव्य या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, यहाँ पे एंजाइम भरे हुए इसे वो क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक बोलते हैं, इसमें एंजाइम भरे हुए होते हैं, इसे अग्रपिंडक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र होता है, इसे केंद्रीकृत गुणसूत्रीय पदार्थ बोलते हैं। यहाँ पे ये इसकी गर्दन होती है, इसे ग्रीवा बोलते हैं। ये मध्य खंड होता है, इसका मिडिल वाला भाग होता है, इसमें सूत्र कणिकाएं होती है, ये पूंछ होती है, इसको हम मिला के क्या बोलते हैं, यहां से यहां, मीन्स इसके अग्रपिंडक और ये जो केंद्रीकृत पदार्थ है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं शीर्ष। बस ये आगे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे इसके बारे में, क्या देखो यहाँ पे, हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें, यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना से हम देखने पे क्या मिलता है, शीर्ष हेड होती है, ग्रीवा होती है और मध्यखंड होता है और एक पूंछ होती है, ये तो हमने देखा था अभी, पूंछ थी उसमें। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बाद टेल बनी होती है और एक प्लाज्मा झिल्ली इस पे पूरी काया पे चढ़ी होती है, और उसके बाद शुक्राणु शीर्ष में एक दीर्घ आगुलित क्या होता है, केंद्रक होता है, मतलब इसमें जो गुणसूत्र होते हैं आगुलित होता है, इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। और कहते हैं अग्रपिंडक क्या होता है, प्रकीर्णित, मतलब पाचक एंजाइम होते हैं इसमें भरा होता है, जो अंड निषेचन के समय मदद करता है। मदद का मतलब जैसे ही अंडे के अंदर जाएगा तो पाचन एंजाइम जो होंगे उसकी जो लेयर्स होगी उसका पाचन कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये अंदर जा पाएगा, निषेचन में मदद करते हैं। मध्यखंड में क्या देखा था हमने, सूत्र कणिकाएं थी, जो क्या होगा, इसे ऊर्जा देंगे तभी तो ये गति करेगा, तो गति प्रदान करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को क्या होता है, निषेचन करने में अवश्य गति मिलती है। खुद सोचो, सूत्र कणिका में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होती है, जब ऊर्जा मिलेगी तभी तो गति करेगा, तभी तो शुक्राणु के अंडाणु के पास जाएगा, तभी तो निषेचन होगा, यही बोला है उसने। बोला है कि एक मैथन क्रिया में कितने 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है सामान्य उर्वरकता, मतलब ये बोला है 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जाते हैं एक बार में, इसमें 60% क्या होने चाहिए, सामान्य आकार और आकृति के होने चाहिए, इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता और तीव्र गतिशील होने चाहिए। ये पॉइंट याद रखना है, कितने होने चाहिए, नॉर्मल आकार आकृति के 60%, और 60% में से 100% में से कितने, 60% नॉर्मल के होने चाहिए, उन 60% में 40% कैसे होने चाहिए, तीव्र गतिशील होने चाहिए, तभी जनन हो पाएगा, किसका, शिशु जन्म। तो ये देख लिया। उसके बाद देखने वाले हैं हम अंड जनन को। अंड जनन क्या होता है, अंड जनन जन्म से पहले स्टार्ट होता है, और शुक्राणु जनन जो होता है वो जन्म के बाद होता है। तो होता क्या, देखो होता इस तरह से, जैसे वहां पे था बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे, कैसा,
इस वृद्धि का प्रोसेस वैसे तो बिल्कुल डिफरेंट है। वृद्धि का प्रोसेस, जैसे वहां पे क्या था, नरजन्म कोशिका थी, नरजन्म कोशिका थी ना, तो लगातार वृद्धि कर रही थी, कुछ वृद्धि, कुछ तो लगातार समसूत्री विभाजन कर रही थी, वो तो संख्या बढ़ा रही थी, लेकिन उसमें से कुछ ने वृद्धि कर ली थी, तो वो क्या बना रहे थे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना रहे थे ना। इसी तरह से यहाँ पे भी इस तरह का ही प्रोसेस चलता है, लेकिन ये जन्म से पहले और वो जन्म के बाद। कैसे, देखो यहाँ पे अंडजन्य कोशिका होती है, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, जैसे वहां पे हुआ था, तो कुछ तो और आगे समसूत्री करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन इसमें से कुछ वृद्धि कर लेंगे, उसे बोलते हैं हम प्राथमिक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्राथमिक अंडक होता है हमारा, देखो ये है प्राथमिक अंडक, उसको बोलते क्या है, प्राथमिक अंडक। क्या होगा, अंडजन्य कोशिका होंगी, समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होगा, कोशिकाएं बनेगी, तो इसमें से कुछ कोशिकाएं तो आगे ही समसूत्री विभाजन करती रहेंगी और कोशिकाएं बनाती रहेंगी, लेकिन इसमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर लेंगी, उनको बोलते हैं प्राथमिक अंडक। फिर प्राथमिक अंडक पे क्या होगा, कणिका में कोशिकाओं की इस तरह बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, उससे बोलते हैं प्राथमिक पुटिका। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, लेकिन रुक जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, और ये यहाँ पे रुकी रहेगी, फिर उसके बाद जन्म हो जाएगा। इसीलिए बनाया मैंने इतना प्रोसेस, ये जन्म से पहले का प्रोसेस है। फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, लड़की पैदा हो जाएगी, फिर उसके यौवन अवस्था तक इनकी संख्या लगातार घटती रहेगी और 60 से 80 हजार रह जाती है, जन्म से, जन्म के टाइम भी और जन्म से पहले लाखों होती है। फिर उसके बाद यौवन अवस्था आएगी, तो यौवन अवस्था में क्या होगा, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ोगे, तो वहां पे यौवन अवस्था होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका में चेंज होती है, द्वितीयक पुटिका तृतीयक पुटिका में चेंज होती है। तृतीयक पुटिका आपको दिख रही है, द्वितीय प्राथमिक पुटिका में 1 लेयर, द्वितीयक पुटिका में 2 लेयर, तृतीयक पुटिका में 3 लेयर होती है। तृतीयक पुटिका की खासियत है 3 लेयर होती है, इसमें एक गुहा बन जाती है, खाली गुहा, जिसमें पोषण भरा होता है, पोषण भरा होता है। फिर ये बन गई, फिर तृतीयक पुटिका से क्या बन जाती है, तृतीयक पुटिका में जो आवरण होते हैं, 2 आवरण बन जाते हैं, 2 आवरण बन जाते हैं, इसमें बनते हैं, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें जो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, प्राथमिक अंडक था इसके अंदर द्वितीयक अंडक बन जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्राफिन पुटिका में चेंज हो जाएगी। फिर आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ग्राफिन पुटिका फट जाएगी, उससे द्वितीयक अंडाणु बाहर आ जाएगा, उसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये लिख रखा है, देखो। फिर उसके बाद ये तो वीर्य सिंचन के बारे में दे रखा है, ये नॉर्मल सी बात है, क्या शुक्राणु नालिकाओं से मोचित और शुक्राणु सहायक नालिकाओं द्वारा वहित होते जाती हैं, और शुक्राणु के परिपक्व और गतिशीलता के लिए पॉइंट ध्यान रखना, इनकी परिपक्व गतिशीलता के लिए किसका, अधिवेशन का, शुक्रवाहक का, शुक्राशय का और पुरस्थ ग्रंथि का स्राव आवश्यक होता है। इनका जो स्राव होता है, मीन्स लिक्विड होता है, वो परिपक्व करता है शुक्राणु को, शुक्राणु के साथ मिलकर क्या बनाता है, शुक्र प्लाज्मा बनाता है। पुरुषों की सहायक नालिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन्स बनाए रखते हैं, हार्मोन्स ही बनाए रखते हैं, और कौन बनाए रखेगा यहाँ पे, वृषण में तो वृषण ही हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परिपक्व अंडजनन बोलते हैं, कहते हैं, जो कि क्या होता है, पुरुष शुक्र जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है, क्योंकि जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, वो बाद में होता है यौवन अवस्था में। अंडजननी क्या होगा, अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्तन के चरण में चालू हो जाती है, कई मिलियन युग्मक अंडजननी बनती है, यहाँ पे अंडजननी बनती है, और प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के अंदर क्या होती है, विनिर्मित होती है, और जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण नहीं होता, वृद्धि भी नहीं होती, और इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है, और विभाजन शुरू हो जाता है, विभाजन शुरू हो जाता है। अब ये प्रोसेस वो ही दे रखा है, देखो, और अर्धसूत्री विभाजन किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाता है। फिर क्या होता है, देखो, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक बोलते हैं, उसके बाद इस पे लेयर चढ़ जाती है, तो प्राथमिक क्या बोलते हैं, पुटिका बोलते हैं, प्राथमिक पुटिका बोलते हैं। देखो ये दिखा रखा प्रोसेस, अभी मैं इसे बात को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया, इसे भी समझाऊंगा। ये हो गया, कहा जाता है, और पुटकों में क्या होता है, भारी मात्रा में क्या होती रहती है, देखो, यौवन अवस्था तक हास होता रहता है, कितने बच जाते हैं ये,
60 से 80,000 प्राथमिक पुटक शेष रह जाते हैं। ये प्राथमिक पुटक क्या होते हैं और कणिका में कोशिकाओं से लगातार घिरते रहते हैं और आवृत हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या बन जाती है, इस पे आवृत हो जाते हैं और एक प्रावक इस तरह से गिर जाते हैं जिसको द्वितीयक, एक और चढ़ जाता है इस पे द्वितीयक कहते हैं। फिर एक और चढ़ जाता है तो इसे तृतीयक कहते हैं। ये बोल दिया था मैं जिसका, और इसमें गुहावर होता है, मैंने बोला था एक गुहा होती है, गुहावर कहते हैं उसको, इसका एक विशिष्ट लक्षण है। और फिर मैंने बोला था 2 लेयर बन जाती है। क्या होता है, प्रावक थिक लेयर, अंत प्रावक और बाह्य प्रावक में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खिंच रहा होगा कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होगी और उसका क्या होगा, पहला और सूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा और ये असमान होगा। असमान जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, वृहत आगुणित द्वितीयक अंडक बनता है और एक लघु ध्रुवीय पिंड बनता है। यही देखो हमने समझा था, वहां पे यही लिखा हुआ है सब, ध्रुवीय पिंड बनता है और द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषण से भरपूर द्रव्य में, द्रव्य तो वहीं पे रहेगा, सबसे चीज रखती है। और आगे चल के क्या होता है, देखो तृतीयक पुटिका आगे चल के परिपक्व ग्राफीन पुटिका में चेंज हो जाती है और चेंज हो गई। फिर उसके बाद चेंज होने तृतीयक अंडक अपने चारों ओर क्या, द्वितीयक अंडक क्या करेगा, अपने चारों ओर एक झिल्ली बना लेगा जिसे पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। और अब ग्राफीन पुटिका द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है जिसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। यही बताया था मैंने, इतना यहाँ पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।